हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं NCS ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार दास। तो अभी तक हम लोग प्रकाश के परावर्तन का जो वीडियो आया था उसमें हमने थ्योरी क्लासेस किए थे, और थ्योरी क्लासेस पढ़ने के बाद आज जो हम लेकर के आए हैं उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व हो जाएंगी अगर आप पिछले बाकी वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसे रटना पड़ेगा, ठीक। और साइंस रटने की चीज़ नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव को आप चाहते हैं कि बिना रटे हम याद करें तो आप पिछला वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एक बार समझ गए तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद ब खुद टिक मार दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज पहला लेसन का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, और ये क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो देखिएगा कि मोटर गाड़ी या फिर बाइक हो जाए तो आप देखिएगा उसमें चेहरा देखने वाला शीशा लगा रहता है, जिसमें देख देख करके हम लोग अपना बाल सरियाते रहते हैं, है ना। तो वो दर्पण किस चीज़, कैसा दर्पण है, ये पूछा गया है। तो देखिए, जो मोटर गाड़ी के सामने दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मोटर कार, यहाँ गलती टाइपिंग हुआ है, यहाँ पर कार होगा। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो हमने आपको वीडियो में बताया था कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए, पूछा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, मतलब प्रकाश का स्पीड किस चीज़ में सबसे कम हो जाएगा। तो प्रकाश का वेग जो है कांच में सबसे कम हो जाएगा। निर्वात, जल, वायु और कांच में अगर पूछेगा तो सबसे कम, न्यूनतम माने होता है सबसे कम, ठीक है। न्यूनतम का अर्थ होता है सबसे कम। तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? तो कांच में होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हमने जो पिछला वीडियो बनाया प्रकाश के परावर्तन का, उसमें देखिएगा कि एक थ्योरी में समझाया गया है कि समतल दर्पण की विशेषताएं। तो उसमें हमने कहा था कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। और आभासी का मतलब हम क्या बताए थे कि काल्पनिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? काल्पनिक हो जाएगा। अब आ जाइए, प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणें के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। ये देखिएगा, जो फर्स्ट वीडियो है उसी में बता दिया गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब यकीन मानिए, एक बार वीडियो को देखिए तो आपको एहसास हो जाएगा कि थ्योरी क्लास करने से ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएंगे। ताइए टॉपिक्स पर। प्रकाश के किरणों का समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं, ठीक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, वस्तु का अगर छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करना होगा, और यदि बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो अवतल का इस्तेमाल करना होगा। याद रखिए, उत्तल में कैसा बनता है? छोटा। तो ठीक अवतल में इसका क्या हो जाएगा? उल्टा, बड़ा। अब देखिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आ गया ना।
छोटा बनता है उत्तल में तो बड़ा बनेगा अवतल में। ठीक है, तो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हमने वीडियो नंबर 2 में बताए होंगे या तो 3 में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। अभी अभी जो बोले कि हम लोग क्या करते हैं, जब जिस चीज़ को हम बाल झाड़ते हैं देख करके बाइक उक का, उसी को हम लोग बोलते हैं साइड मिरर। जो गाड़ी के दोनों किनारे में होती है उसको क्या बोलते हैं, साइड मिरर। तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक, अब आ गया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या पूछा है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होता है। ठीक, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, माइनस। तो फोकस दूरी कितना है अवतल दर्पण का, तो फोकस दूरी है माइनस 10 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या। तो यह बराबर होता है r/2। तो अगर हम वक्रता त्रिज्या निकालें तो 2f हो जाएगा। तो 2 इंटू एफ का मान कितना है, -10। तो -10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, गुना होकर के माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो दूरी को माइनस में नहीं नाप सकते, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि कितनी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। चलिए, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक, फार्मूला क्या लगाएंगे, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू एफ। ठीक, 2 गुने एफ का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ में आई। चलिए आगे बढ़े। आइए यहाँ पे क्या है कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो हमने बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। ठीक, तो हमने काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखा है सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण माने कि अवतल होता है, धंसा हुआ होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह धंसा होता है, इसलिए क्या होती है, जब ये लाइट जलती है ना तो प्रकाश की किरणें सीधी जाती है। क्यों, क्योंकि ये अवतल होता है। अगर उत्तल होता तो ये फैल जाती, लेकिन ये अवतल होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है, तो अवतल होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है, प्रयुक्त होता है। तो हम बताए थे कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला लिखा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। माने कि फोकस और किसके बीच बोला है, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस बराबर r/2 होता है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए फोकस बराबर r/2 है क्या, नहीं है। तो और बना लेते हैं, खाली r निकालेंगे तो 2 का गुना f से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2f। देखिए r बराबर 2f है, हाँ जी है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए r बराबर 2f। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में
किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सोलर कुकर में बड़ा सोलर कुकर जो होता है या फिर नॉर्मल सोलर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह ला देती है, जिसके कारण क्या होता है, ताप की मात्रा बढ़ जाती है और ताप की मात्रा बढ़ने के कारण सोलर कुकर में रखा हुआ सामग्री तैयार हो जाता है। ठीक है, तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अगला है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, मतलब बाहर की तरफ वक्रित मतलब ऐसे होता है। तो देखिए उठा हुआ है, उठल है इसलिए ये उत्तल है, इतना ही ध्यान में रखना है। उठल है तो उत्तल है। तो यहाँ पर क्या है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो क्या कहलाता है? तो उत्तल दर्पण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र होते हैं, एक मिनट, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो देखिए परावर्तक पृष्ठ के जो दर्पण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक, अब देखिए प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के रास्ते का पथ को दर्शाने वाले चित्र को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है उसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसके लिंक को, आप जा कर के देख लीजिएगा वहाँ से, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से